नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, अमेजन, फ्लिपकार्ट और मीशो सेलिंग की 4 दिन की ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग 20 मार्च से स्टार्ट हो रही है। ये ट्रेनिंग फोकस्ड है डेटा मैनेजमेंट पर और सेल्स स्ट्रेटजीज पर। तो अगर आप इस ट्रेनिंग को लेने में इंटरेस्टेड है तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। नॉर्मली हम ये ट्रेनिंग बैच 1 महीने में एक बार कंडक्ट करते हैं, लेकिन अभी कुछ रीजंस की वजह से नेक्स्ट 2 मंथ्स तक कोई भी ट्रेनिंग बैच नहीं होने वाला है। तो अगर आप इस ट्रेनिंग को लेने में इंटरेस्टेड है तो या तो आप इस मंथ मार्च में जो 20 मार्च से ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है वो ज्वाइन कर सकते हैं, वरना फिर आप नेक्स्ट बैच जो जून 2022 में होगा आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ रीजंस डिस्कस करने वाला हूं जो कि मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किए हैं और काफी सारे ऑनलाइन सेलर्स के एक्सपीरियंस से जाना है कि बहुत सारे ऑनलाइन सेलर्स एक टाइम पीरियड बाद ये फील करते हैं कि वो इस ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में लॉस में जा रहे हैं। शुरुआत में तो उन्हें लगता है कि प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन 6 महीने साल भर जब हो जाता है तो कुछ रीजंस की वजह से उन्हें ये फील होने लगता है कि वो इस बिजनेस में लॉस में जा रहे हैं। तो मेरा काम है कि पहले ही आपको एडवांस में अवेयर कर दूं कि अगर आप नए हैं या आपको कुछ ही टाइम हुआ है तो आप फ्यूचर में इन चीजों को फेस ना करो और इन चीजों की वजह से आप अपने बिजनेस को लॉस में ना ले जाओ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए बिना देरी करे वीडियो को आप शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला रीजन जिस वजह से ऑनलाइन सेलर्स एक टाइम पीरियड बाद लॉस में आ सकते हैं वो है कि वो सिर्फ एक ही मार्केट प्लेस पर अपने बिजनेस के लिए डिपेंडेंट होते हैं। मैंने बहुत सारे ऑनलाइन सेलर्स का ट्रेनिंग के दौरान एक्सपीरियंस सुना है, वो कहते हैं कि हमारी एक मार्केट प्लेस पर अच्छी सेल आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, वो फ्लिपकार्ट पर सेल कर रहे हैं और उन्हें अच्छी सेल आ रही है तो वो उससे सेटिस्फाइड है और कभी भी उन्होंने मीशो या अमेजोन पर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत स्ट्रेटेजी है। आज आपकी फ्लिपकार्ट पर सेल आ रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कल को फ्लिपकार्ट पर कोई इशू हो जाता है किसी भी वजह से, चाहे वो फ्लिपकार्ट का कोई टेक्निकल ग्लिच हो या फिर आपके एंड से कोई मिस्टेक कमिट कर दी हो, तो मान के चलिए आपके डेली के 100 ऑर्डर आते थे, उस हिसाब से आप स्टॉकिंग इन्वर्ट करते थे, उस हिसाब से आपने स्टाफ वगैरह हायर कर रखे हैं, लेकिन कल को फ्लिपकार्ट में कोई इशू आ गया और फ्लिपकार्ट का आपका एक भी ऑर्डर नहीं बना दिन का, तो आप ये समझिए जो आपके एक्सपेंसेस थे वो तो फिक्स हो गए हैं, जो आपने स्टॉक इन्वर्ट कर लिया है वो तो आपके पास आ चुका है। अब वो स्टॉक लिक्विडेट कैसे होगा, आप स्टाफ की सैलरीज कैसे निकला करेंगी? तो इसलिए ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी एक मार्केट प्लेस पर अगर आपको अच्छी सेल आ रही है तो उस पर डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अच्छी बात है अगर आपको एक मार्केट प्लेस पर आ रही है, लेकिन आपको पैरेलली दूसरे या तीसरे मार्केट प्लेस पर भी फोकस करना है और वहां पर भी अपनी सेल्स ग्रो करनी है। वरना मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं, भले ही आज आप बहुत सेटिस्फाइड हो एक मार्केट प्लेस की सेल से, लेकिन ऐसा 100% होगा कि एक टाइम पीरियड बाद आप ये फील करोगे कि आप लॉस में आ रहे हो, क्योंकि उस मार्केट प्लेस के इशू की वजह से आपके ऑर्डर्स काफी कम हो गए हैं या फिर एकदम जीरो हो गए हैं। दूसरा रीजन है कि सेलर्स अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करवाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, वो ब्रांड रजिस्ट्री पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं। मैंने देखा है नए सेलर्स या तो वो ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करने की सोचते हैं या फिर वो जेनरिक प्रोडक्ट सेल करने की सोचते हैं। अपना ब्रांड क्रिएट करने का उनके दिमाग में कोई विचार ही नहीं होता, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में आए हो, अगर आपको लॉन्ग टाइम इस बिजनेस में सस्टेन करना है, अगर आपको अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट करने हैं, तो आपको अपना प्राइवेट लेबल ब्रांड बनाना ही पड़ेगा। आप ब्रांडेड प्रोडक्ट से शुरुआत कर सकते हो, उसके साथ आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हो, उसके थ्रू आपको वॉल्यूम मिलेगी बिजनेस में। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि लॉन्ग टर्म तक आप सिर्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट को सेल करके ही सस्टेन कर पाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। देखिए, एक तो आपको प्रॉफिट्स बहुत कम मिलते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट में, और कल को अगर ब्रांड ओनर से किसी भी वजह से डिस्प्यूट हो जाता है, चाहे वो रेट्स की वजह से हो या कोई और रीजन हो, तो हो सकता है जो रेट आपको पहला मिला करता था वो नहीं मिल पा रहा है, तो उससे अल्टीमेटली आपकी सेल्स में बहुत ज्यादा डाउनफॉल आएगा, अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। तो इसलिए आपको अपने दिमाग में प्राइवेट लेबल ब्रांड के बारे में जरूर ध्यान रखना है। हाँ, आप शुरुआत कर दीजिए, कुछ जेनरिक लिस्टिंग से शुरुआत कर दीजिए। अगर आप अभी कैटेगरी रिलेटेड एकदम स्पेसिफिक नहीं है कि कौन सी कैटेगरी से शुरू करना है, तो आप थोड़ा सा मार्केट रिसर्च कर सकते हैं। कुछ टाइम के लिए बिना ब्रांड रजिस्ट्री कराए भी आप सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है तो आपको एक टाइम पीरियड बाद अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा। तीसरा रीजन है मैपिंग। अब देखिए, मैपिंग जो है वो दोनों ही टर्म्स में बोलना चाहता हूं। जैसे मैंने अभी आपको जो दूसरा रीजन बताया था कि अगर आप जेनरिक प्रोडक्ट सेल करते हो या ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करते हो, तो हो सकता है आपकी उन लिस्टिंग पर कोई दूसरा सेलर आके मैपिंग कर ले। अब जो दूसरा सेलर अगर आके मैपिंग कर लेगा तो अल्टीमेटली आपकी सेल में डाउनफॉल आने वाला है, क्योंकि अगर उसका प्राइस आपके प्राइस से कम हुआ और रेटिंग भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल हुई है, थोड़ी बहुत अप डाउन हुई, तो हो सकता है आधा कस्टमर उसके पास चला जाए। तो इसलिए दूसरे पॉइंट को तीसरा पॉइंट जो मैपिंग का है वो भी
भी वेरीफाई करता है। साथ ही साथ मैपिंग से मेरा मतलब ये भी है कि अगर आप किसी और के प्रोडक्ट पर मैपिंग करते हैं तो उसमें आपको बहुत ध्यान से मैपिंग करनी है। या तो आपके पास ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर हो, तब तो आप बिल्कुल सेफ साइड में हो, लेकिन आपने सिर्फ परचेज इनवॉइस के बेसिस पर मैपिंग कर दी तो हो सकता है कल को मार्केट प्लेस वाले आपकी उस लिस्टिंग को ब्लॉक कर दें या आपके अकाउंट को टेम्पररी सस्पेंड कर दें। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है जब भी आप किसी की प्रोडक्ट पर मैपिंग कर रहे हो तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ताकि कल को अगर मार्केट प्लेस वाले कोई आपके डॉक्यूमेंट्स डिमांड करते हैं तो आप उनको शो कर सको और आपका अकाउंट और लिस्टिंग टेम्पररी होल्ड पर ना जाए। क्योंकि मैंने पास में काफी सारे सेलर्स को सुना है कि उनके काफी अच्छे नंबर ऑफ ऑर्डर्स आते थे, लेकिन मैपिंग करने की वजह से या मैपिंग होने की वजह से उनके ऑर्डर्स में काफी ज्यादा डाउनफॉल आया और अल्टीमेटली वो उनका बिजनेस जो है वो लॉस में चला गया। फोर्थ रीजन है कि सेलर्स अपनी सिर्फ सेल्स पर फोकस करते हैं और डेटा को मैनेज करने का या तो उन्हें ध्यान नहीं रहता या फिर उन्हें समझ में नहीं आता। लेकिन फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है जो कि सेलर अपने एंड पर करते हैं। देखिए, पेमेंट्स और रिटर्न्स के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जो फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, इनके जो पिकअप बॉयज हैं, जब आपको वो रिटर्न पैकेट देते हैं, क्या वो वही रिटर्न पैकेट है जो कि पैनल के हिसाब से भी आपको मिल जाने चाहिए? मतलब हो सकता है पैनल के हिसाब से आपको 10 रिटर्न पैकेट मिलने चाहिए थे, लेकिन अगर आपको फिजिकली 8 ही मिले तो आपके 2 ऑर्डर का नुकसान हो गया। या तो आप उन 2 ऑर्डर्स के लिए फ्लिपकार्ट और मीशो पर टिकट डाल दो। अगर आप नहीं डालोगे तो ना तो आपको वो रिटर्न ऑर्डर मिलने वाला, ना ही आपको वो पेमेंट मिलने वाला। तो डेटा मैनेजमेंट का पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खासकर इस ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में। तो वो आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आता और स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ सीखना है तो आप मेरा वो 4 दिन वाला ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और फिफ्थ रीजन है एडवर्टीजमेंट। देखिए, सेलर्स के दिमाग में ना एक गलत माइंडसेट होता है कि वो एडवर्टीजमेंट को एक एक्सपेंस की तरह कंसीडर करते हैं, ना कि एक इन्वेस्टमेंट की तरह। देखिए, एडवर्टीजमेंट जब आप अपने प्रोडक्ट का कर रहे हो अमेजॉन पर, फ्लिपकार्ट पर, तो कहीं ना कहीं आप अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए कर रहे हो। आप उसे खर्चे की तरह कंसीडर करोगे तो ऑब्वियसली एक टाइम पीरियड बाद कभी भी आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर पाओगे। सेलर्स गलती क्या कर बैठते हैं कि वो एडवर्टीजमेंट करते हैं, एक टाइम पीरियड बाद उन्हें रिजल्ट नहीं आए तो वो एडवर्टीजमेंट बंद कर देते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। आपको एडवर्टीजमेंट करना चाहिए, लेकिन एडवर्टीजमेंट करने के बाद अगर आपको रिजल्ट नहीं आता है तो बंद करने की बजाय आपको एडवर्टीजमेंट रिपोर्ट्स को देखकर एनालिसिस करनी चाहिए और अपनी एडवर्टीजमेंट को और ज्यादा ऑप्टिमाइज बनाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो कभी भी आप एडवर्टीजमेंट को एज ए एक्सपेंस कंसीडर नहीं करोगे और उसे एज ए इन्वेस्टमेंट कंसीडर करोगे और डेफिनेटली आपका जो आरओआई है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बहुत से लोग एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं, एडवर्टीजमेंट रिपोर्ट को एनालिसिस नहीं करते और अल्टीमेटली उन्हें लगता है कि एडवर्टीजमेंट करने की वजह से उनका बिजनेस लॉस में जा रहा है। लेकिन ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। मैं पहले ही बता चुका हूं, आपको एडवर्टीजमेंट करना है, आपको इसे एक्सपेंस कंसीडर नहीं करना है और पैरेलली आपको एडवर्टीजमेंट रिपोर्ट को एनालाइज भी करना है। तो बस इस वीडियो में मुझे आपके साथ यही 5 रीजन डिस्कस करने थे जिनकी वजह से मैंने देखा है और काफी सारे सेलर से सुना है कि वो उनका बिजनेस जो है वो लॉस में चला गया है, काफी बिजनेस में डाउनफॉल उन्होंने देखा है। तो आपको ध्यान रखना है और आप ये मिस्टेक दोबारा से कमिट मत कीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल रही होगी और कुछ ना कुछ इस वीडियो से आपने सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।